वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं विच इज़ फ्यूल। इस टॉपिक की लेक्चर सीरीज में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्यूल को स्टडी करेंगे, जिसमें आज की वीडियो में प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि क्या हमारे फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से हम अपने फ्यूल को क्लासीफाई कर सकते हैं, किस किस बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। और इससे आगे के लेक्चर्स में और वीडियोज़ में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एनालिसिस ऑफ कोल या एनालिसिस ऑफ फ्यूल कैसे किया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, देन डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। One will be bomb calorimeter method and another will be Dulong's method. Then we will also calculate amount of air and oxygen required for combustion of fuel. तो ये सारे टॉपिक्स हम अपनी इस लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं विच इज़ फ्यूल, इट्स प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूल होता क्या है। तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से अपने इस लेक्चर को शुरू करेंगे। फ्यूल वर्ड पढ़ते ही या सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे अलग अलग फ्यूल्स की इमेज आने लगती है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, एलपीजी है, सीएनजी है, वुड है। ये सारे सब्सटेंस फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्या हम किसी भी सब्सटेंस को फ्यूल की कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जब तक कोई भी सब्सटेंस उन प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता है, तब तक हम उस सब्सटेंस को फ्यूल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो पहली टर्म देखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि फ्यूल है क्या। बेसिकली हम इस फ्यूल को क्या कह सकते हैं? तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस कंबशन रिएक्शन की ड्यूरेशन में एनर्जी रिलीज करे, उसको हम कहते हैं फ्यूल। तो हम इसे लिख सकते हैं द सब्सटेंस which produce energy during combustion। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कंबस्ट होने पर, यानी अगर उस सब्सटेंस का हम कंबशन करें तो वो एनर्जी रिलीज करे या एनर्जी प्रोड्यूस करे, ऐसे सब्सटेंस को ही हम कह सकते हैं फ्यूल। अब ये जो दोनों टर्म है, एनर्जी और कंबशन, ये दोनों टर्म कोरिलेटेड हैं। तो पहली टर्म देख रहे हैं कंबशन, कि हम कंबशन किसे कहते हैं। कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो कंबशन इज बर्निंग of any substance in presence of air और ऑक्सीजन। दोनों में से किसी भी टर्म को हम कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज एयर के अंदर भी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होती है। तो कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी दिए हुए सब्सटेंस को जला रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होती है, तब हमारा जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? फ्यूल कहलाता है। तो इसको हम और कैसे समझ सकते हैं? सपोज वी आर हैविंग अ सब्सटेंस, यानी इस पूरे लिखे हुए कंटेंट को एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में we are going to burn, or the process of burning in presence of air और ऑक्सीजन। हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट्स और उसके साथ में रिलीज होने वाली एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी हमें मिली तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? कंबशन कह रहे हैं। यानी दिस होल प्रोसेस बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। अब जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, वो एनर्जी कई तरीके की फॉर्म्स में
प्रेजेंट हो सकती है। सबसे पहली और मेजर अमाउंट में मिलने वाली एनर्जी होती है हमारे पास हीट एनर्जी। उसके अलावा हमें मिलती है लाइट एनर्जी और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है साउंड की फॉर्म में, यानी ऑल्सो वी आर हैविंग साउंड एनर्जी। तो अगर इनमें से किसी भी तरीके की एनर्जी रिलीज हो रही है या तीनों तरीके की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दैट मीन्स जिस सब्सटेंस का कंबशन हम कर रहे हैं दैट सब्सटेंस इज नोन एज फ्यूल। यानी जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक हमने ये नहीं कहा कि हमारा जो सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल कब होगा? जब एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी कब रिलीज होगी? जब हम कंबशन प्रोसेस कराएंगे। तो इस पूरे के पूरे कंबशन प्रोसेस और फ्यूल के रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक सिंपल सी लैंग्वेज की फॉर्म में। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल। Fuels can be defined as substances which undergo combustion in the presence of air or oxygen to produce a large amount of heat that can be used economically for domestic and industrial purposes. तो ये हमारी फ्यूल की डेफिनेशन है। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि कंबशन प्रोसेस के थ्रू, जो कंबशन प्रोसेस हम एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहे हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी को हमने कंसीडर किया है दैट इज हीट एनर्जी। क्योंकि मैक्सिमम रिलीज होने वाली एनर्जी कौन सी होती है? हीट एनर्जी होती है। उसके अलावा लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी भी क्रिएट होती है। बट हीट एनर्जी के रिस्पेक्ट में और इन कंपैरिजन ऑफ हीट एनर्जी, these two energies, light and sound energies, are negligible, or we can say these energies are in a very little amount. So we are considering heat energy that can be used economically for domestic and industrial purposes. तो economically यानी कि जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उस रिलीज होने वाली एनर्जी को हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूटिलाइज अगर कर पा रहे हैं तब हम सब्सटेंस को क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर। फ्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इवन ये जो हमारी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स को कवर अप नहीं करती है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल से रिलीज होने वाली एनर्जी और उसका यूटिलाइजेशन हम इकोनॉमिकली नहीं कर पाते हैं, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है और वो एक नॉर्मल कैटेगरी ऑफ फ्यूल को फुलफिल नहीं करता है। तो इसलिए ये हमारी एक सिंपल डेफिनेशन है जो हमारे सिंपल फ्यूल्स को फुलफिल करती है। जो ऊपर रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी इक्वेशन, उसी फॉर्म को यहाँ पर दिखाया है कि हमारे पास फ्यूल है, उस फ्यूल की रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स बर्निंग प्रोसेस, और वी कैन से द प्रोसेस ऑफ कंबशन, जिससे हमें प्रोडक्ट्स मिले और उस प्रोडक्ट के साथ हमें क्या मिली? हीट, यानी रिलीज होने वाली एनर्जी किस फॉर्म में हमारे पास है? हीट एनर्जी की फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम फ्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी ऑफ फ्यूल के लिए कुछ पैरामीटर्स आते हैं। तो अगली हेडिंग जो हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फ्यूल। आपके अकॉर्डिंग एक अच्छे फ्यूल में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? थिंक अबाउट इट। हमने ये कहा कि कोई भी फ्यूल जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो किस लिए यूज कर रहे हैं? इस रिलीज होने वाली हीट एनर्जी के लिए, जिस हीट एनर्जी को हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये हीट एनर्जी जिस भी फ्यूल में ज्यादा रिलीज होगी वो फ्यूल एक गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल में कंसिडर किया जाएगा। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी गुड फ्यूल की है उसके लिए हम कंसिडर करते हैं फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो अमाउंट हमारा
फ्यूल के कंबशन से रिलीज होता है। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर रही हूँ कैलोरीफिक वैल्यू को, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग combustion of unit mass of fuel। तो उस रिलीज होने वाली एनर्जी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू जिस भी फ्यूल की ज्यादा होगी, यानी कि यूनिट मास ऑफ फ्यूल के कंबशन में जो फ्यूल ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी और उस फ्यूल को हमें गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल में कंसीडर करेंगे। इस कैलोरीफिक वैल्यू से इनडायरेक्टली फ्यूल की कार्बन परसेंटेज जुड़ी हुई है। तो अगला पॉइंट हम इसी से कोरिलेट करके लिख सकते हैं, फ्यूल should have high carbon percentage। जिस भी फ्यूल की कार्बन परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि फ्यूल के अंदर जो मैक्सिमम बर्निंग पोर्शन होता है वो किसका होता है, कार्बन का होता है। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि कार्बन परसेंटेज ज्यादा होगी। अगर कार्बन परसेंटेज ज्यादा होगी तो उस फ्यूल के जो बाकी एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब की परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैसी होगी, कम होगी। तो पहला मेन पॉइंट हाई कैलोरीफिक वैल्यू, वो कब होगी, जब हाई कार्बन परसेंटेज होगी। दूसरा हमारे पास आता है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर फ्यूल का कंबशन स्टार्ट होता है, यानी इट इज, or we can say it can be defined as the temperature at which fuel starts burning। तो एक अच्छा फ्यूल कब होगा, जब उसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होगा, यानी कि मीडियम होगा, ना तो बहुत ज्यादा होगा ना ही बहुत कम होगा। अगर बहुत ज्यादा है तो दैट मीन्स उस फ्यूल के कंबशन के लिए हमें ऑलरेडी उसको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। लेकिन अगर इग्निशन टेम्परेचर कम है तो इसका क्या मतलब है कि फ्यूल हमारा रूम टेम्परेचर पर या उससे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने पर ही जलने लगेगा। तो दैट मीन्स उसकी स्टोरेज में हमें परेशानी होगी, हमें उसके टेम्परेचर को लो टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट दैट मीन्स मीडियम होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए हमारा इसमें, फ्यूल शुड बी इको फ्रेंडली। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस फ्यूल में जितने कम से कम पॉल्यूटेंट्स होंगे वो फ्यूल उतना ही अच्छे फ्यूल की कैटेगरी को डिफाइन करेगा। इट शुड बी, और वी कैन से फ्यूल शुड बी चीप, यानी सस्ता होना चाहिए। जितना सस्ता होगा उतना इजीली हमें मिल जाएगा, यानी हम ज्यादा अमाउंट में फ्यूल ले सकते हैं और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आना चाहिए, फ्यूल शुड बी easy transportable and it should be easy to store। जितना आसानी से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे उतना ही फ्यूल की इकोनॉमिसिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी उतना ही ज्यादा फ्यूल इकोनॉमिक होगा। इसी तरीके से उसके स्टोरेज में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए। फ्यूल शुड बी रेडियली अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट की फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं, इट शुड हैव, फ्यूल शुड हैव low ash or we can say residue content।
तो ये कुछ मेन पॉइंट्स या मेन प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टीज हमारे किसी भी एक गुड फ्यूल को डिफाइन करती हैं, जिसमें हमने मेन पढ़ा कि फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए, कार्बन परसेंटेज हाई होनी चाहिए, फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए, उसके अलावा इट शुड बी इको फ्रेंडली, चीप, इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल एंड हैविंग लो परसेंटेज ऑफ ऐश और रेजिड्यू। जितना कार्बन परसेंटेज हाई होगा उतना ही रेजिड्यू परसेंटेज रिड्यूस होता जाएगा। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे गुड फ्यूल को डिफाइन करती हैं। इसके बाद हम फ्यूल्स के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूल्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी 2 कैटेगरी क्लासिफिकेशन की हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल्स को हम 2 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहला बेसिस हमारे पास आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कैसे फ्यूल का डेवलपमेंट हुआ है उसके बेसिस पर हम फ्यूल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे पास आती है प्राइमरी, और वी कैन से नेचुरल फ्यूल। प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जिन फ्यूल्स को हम नेचर से एज इट इज, जिस फॉर्म में वो है उस फॉर्म में लेकर यूटिलाइज करते हैं। और इसके अलावा दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है सेकेंडरी, और वी कैन से डिराइव्ड फ्यूल, यानी ऐसे फ्यूल जिन फ्यूल्स को हम प्राइमरी फ्यूल से लेकर उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं और तब हम उस फ्यूल को यूटिलाइज करते हैं। तो जितने भी फ्यूल्स हमें नेचर से एज इट इज फॉर्म में मिलकर हम उनको यूटिलाइज करेंगे, उन सभी फ्यूल्स को हम कहेंगे प्राइमरी फ्यूल्स। और ऐसे फ्यूल्स जिन फ्यूल्स को हम नेचुरल फ्यूल के मॉडिफिकेशन से बनाएंगे वो सारे फ्यूल्स हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी और डिराइव्ड फ्यूल्स। अब अगर इन प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल को हम फर्दर क्लासिफाई करें तो वो फर्दर क्लासिफिकेशन हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। तब हम अपने इन फ्यूल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, पहली कैटेगरी हमारे पास आएगी सॉलिड फ्यूल, दूसरी कैटेगरी हमारे पास आएगी लिक्विड फ्यूल, और तीसरी कैटेगरी हमारे पास आएगी गैसियस फ्यूल। सेम 3 कैटेगरी हमारे सेकेंडरी फ्यूल में भी होंगी, यानी यहाँ पर भी जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट कर रहे हैं, जिसमें तीनों कैटेगरी हमारे पास होंगी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, और इन्हीं के बेसिस पर हम इनके एग्जाम्पल्स को भी कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी सॉलिड फ्यूल, सेकेंड कैटेगरी लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड कैटेगरी गैसियस फ्यूल। तो सबसे पहले सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइमरी में, यानी वो फ्यूल जो नेचुरली अकरिंग है, जिस फॉर्म में हमें मिल रहे हैं उसी फॉर्म में हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आता है वुड। वुड हमें पेड़ों से मिलेगी और उसको हम एज इट इज बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूटिलाइज करेंगे। दूसरा हमारे पास है कोल, ये भी हमारे प्राइमरी सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल है। तीसरा हमारे पास है डंग, जिसको हम कैटल डंग की फॉर्म में यूज करते हैं, स्पेसिफिकली गांव में उपले वगैरह जलाने के काम में आता है। दूसरा हमारे पास है लिक्विड फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल के एग्जांपल में जो प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल है इसमें हमारे पास आते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल। दूसरा हमारे पास आता है क्रूड पेट्रोलियम।
ध्यान रखेंगे जो क्रूड पेट्रोलियम है वो नेचुरल या प्राइमरी फ्यूल का एग्जाम्पल है, लेकिन अगर इसी क्रूड पेट्रोलियम को हम किसी मॉडिफाइड फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, वो सब हमारा इस सेकेंडरी फ्यूल की कैटेगरी को बिलोंग करता है। जिस फॉर्म में हमें मिला अगर उसी फॉर्म में हम उसको यूज कर रहे हैं तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल। सेम ऐसे ही क्रूड पेट्रोलियम जहां मिलता है वहां पर हमें गैसियस फ्यूल भी मिलता है विच इज नोन एज नेचुरल गैस। इस नेचुरल गैस को हम किसी रिएक्शन प्रोसेस से बना नहीं रहे हैं, बल्कि ये हमें नेचुरली मिल रही है। अब इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास है वो है हमारे सेकेंडरी फ्यूल्स की। इन सेकेंडरी फ्यूल्स में भी 3 कैटेगरी हमने लिखी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल हमारे पास है चारकोल। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है पल्वेराइज्ड कोल। पल्वेराइज्ड कोल ये हमारे सॉलिड सेकेंडरी फ्यूल के एग्जांपल हैं, क्योंकि हमें जो नेचुरल फ्यूल मिला उस नेचुरल फ्यूल में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए और उसकी मॉडिफाइड फॉर्म को हमने यूज किया। बिल्कुल इसी तरीके से लिक्विड में जो क्रूड पेट्रोलियम था, इस क्रूड पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस, वन इज पेट्रोल, सेकेंड इज एल्कोहल, देन डीजल, केरोसिन, ये सब हमारे सेकेंडरी लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से अगर हम गैसियस फ्यूल की तरफ बढ़ते हैं तो LPG दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG ये भी हमारा सेकेंडरी गैसियस फ्यूल का एग्जाम्पल है, और इन सब के साथ साथ हमारे पास आती है बायोगैस। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट भी ठीक से समझ में आया होगा। आज के इस पूरे वीडियो में आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फ्यूल, फ्यूल क्या होते हैं, कैसे सब्सटेंस को हम फ्यूल कहते हैं, वो सब्सटेंस जो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन वो हमारे फ्यूल कहलाते हैं। फिर हमने फ्यूल को डिफाइन किया और फ्यूल की प्रॉपर्टीज को समझा, यानी जितनी भी अच्छी क्वालिटी के फ्यूल हैं उन सब में क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देन हमने फ्यूल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिस क्लासिफिकेशन में हमने 2 तरीके से फ्यूल्स को क्लासिफाई किया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल में, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। उस फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमने प्राइमरी को भी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल में डिवाइड किया और सेकेंडरी को भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल में डिवाइड किया, जिनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ आपको बताए। तो आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियर होगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ कोल की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क, एंड फॉर योर डाउट्स यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच।